दीवानापन एपिसोड 74। अब आगे। थोड़ी देर में जन्नत अपने साथ वैभव को लेकर पुलिस स्टेशन के अंदर आई। अनु की नज़र जैसे ही वैभव पर गई उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसने तुरंत कहा, क्या जन्नत इस इंसान से मेरी हेल्प लेकर आएगी? पर क्या मुझे इससे हेल्प लेना सही लग रहा है? अभी वो ये कह रही थी कि तभी पुलिस इंस्पेक्टर से कुछ बातें की और उसके साथ एक वकील भी आया हुआ था। अनु दूर से ही देख रही थी कि वैभव काफी सीरियसनेस के साथ पुलिस से बातें कर रहा था। लगभग आधे घंटे की इंक्वायरी के बाद एक कांस्टेबल आया और उसने लॉकअप का दरवाजा खोल दिया और बोला, आपको बेल मिल गई है। ये सुनते ही अनु की आंखों में चमक आ गया और वो तुरंत दौड़ते हुए इस लॉकअप से बाहर निकली। वो जैसे ही वहां पहुंची तुरंत जन्नत को कसकर हक कर लिया और रोते हुए बोली, थैंक यू सो मच जन्नत, तुमने यहाँ आके आज मेरी जिंदगी बचा ली। मैं बता नहीं सकती कि इस वक्त मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। इसके जवाब में जन्नत उसके पीठ को सहलाते हुए कहा, हम दोस्त हैं और तुम थैंक यू कह रही हो, ये तो मेरा फर्ज था। जब मैं यहाँ पर आई थी तब तुमने भी तो मेरी हेल्प की थी और अब तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये जो झूठा इल्ज़ाम तुम पर लगाया है उसके लिए वैभव इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे और तुम पूरी तरह से छूट जाओगी। ये सुनकर अब अनु से दूर हुई और वैभव की तरफ देखकर हिचकिचाते हुए बोली, एक्चुअली मैं आपको अभी इतना जानती नहीं हूँ। नेक्स्ट टाइम जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी तब आपने डायरेक्ट मुझे किडनैप कर लिया था, इसलिए मेरी नज़रों में आपकी कुछ अलग इमेज बन गई थी। पर अब आप मेरे लिए किसी मसीहा से कम नहीं हैं। तो थैंक यू सो मच। उसकी बात सुनकर वो मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं जन्नत के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और तुम जन्नत की दोस्त हो इसलिए मैंने तुम्हें सिर्फ जेल से ही रिहा किया है। ये सुनकर अनु ने कहा, वैसे आप जन्नत की दोस्त है? क्योंकि जहां तक मैं इसके बारे में जानती हूँ मेरे अलावा इसका अभी तक कोई भी नहीं है। इनफैक्ट इसने अपनी फैमिली तक के बारे में कुछ नहीं बताया। ये सुनकर वैभव अब जन्नत को देखने लगा। तभी जन्नत ने वैभव को आंखों से कुछ इशारा किया जिसे देखकर वैभव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तुम मुझे दोस्त या दोस्त से ज्यादा समझ सकती हो। दोस्त से ज्यादा सुनकर अब अनु जन्नत को शरारती नजरों से देखने लगी। जन्नत को कुछ समझ नहीं आया। तभी फिर वैभव ने कहा, आज मुझे एक पार्टी में जाना है, सो जन्नत क्या तुम चलने के लिए रेडी हो? पार्टी का नाम सुनकर जन्नत ने नासमझी में कहा, पर इसके लिए हमारी बात नहीं हुई थी। इसके जवाब में वैभव ने कहा, अब मैंने तुम्हारी इतनी हेल्प की है तो क्या तुम छोटी सी पार्टी में मेरे साथ नहीं चल सकती? एक्चुअली मैं वहाँ अकेले नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं बस तुमसे कह रहा था, बाकी अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुंदर अब जन्नत ने कहा, ये कोई छोटी हेल्प नहीं थी जो आपने मेरी की है, ये बहुत बड़ी हेल्प थी और उसके लिए मैं कुछ भी करूंगी। फिर ये तो नॉर्मल सी पार्टी में चलने की बात है। मैं शाम को रेडी रहूंगी, आप मुझे मेरे अपार्टमेंट से पिक कर लीजिएगा। ये सुनकर वैभव मुस्कुराया और फिर एक नज़र अनु को देखते हुए बोला, अपना ख्याल रखिएगा। ये सुनकर अनु ने तुरंत अपना सिर हिला दिया, तब वो वहां से चला गया। उसके बाद जन्नत और अनु भी बाहर निकले। तभी अनु ने एक एक्साइटमेंट के साथ कहा, जैसा कि अभी वैभव ने कहा कि दोस्त से ज्यादा तुम दोनों हो, तो क्या वैभव तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? इसलिए तुम वैभव के बारे में मुझे नहीं बता रही थी। ये सुनकर दूसरे ही पर जन्नत की आंखें बड़ी हो गई और उसने कहा, क्या तुम क्या कह रही हो? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि वैभव मेरे बॉयफ्रेंड हो सकते हैं? ये सुनकर अनु ने मुंह बनाकर कहा, क्यों, इसमें सोचना क्या है? वो हैंडसम है, इतने रिच है, तुम्हारी हमेशा हेल्प करते हैं, बिल्कुल तुम्हें बच्चों के जैसे ट्रीट करते हैं। आई थिंक तुम्हें वैभव जैसा बॉयफ्रेंड कहीं नहीं मिलेगा। ये सुनकर अपना सिर ना में हिलाते हुए जन्नत ने कहा, नहीं, वो मेरे सिर्फ एक अच्छी दोस्त है। मैंने कभी उनके लिए कुछ फील नहीं किया और मैं उनसे सिर्फ अपनी दोस्ती रखना चाहती हूँ। इसके अलावा हमारे बीच कुछ भी नहीं है। ये कहकर वो आगे जाने लगी तो फिर अनु ने कहा, आई एम सॉरी जन्नत। उसकी ये बात सुनकर जन्नत के कदम रुक गए और फिर नासमझी में पीछे मुड़कर बोली, अब ये सॉरी किस लिए? इसके जवाब में अनु ने इमोशनल होते हुए कहा, मैंने अपनी बॉयफ्रेंड की वजह से तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। और अब देखो ना, जिससे मैं इतना प्यार करती थी वो अभी दुनिया में ही नहीं है। उसकी ये बात सुनते ही जन्नत आगे आए और उसे अपने सीने से लगाते हुए बोली, मुझे पता है इस वक्त तुम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो, पर तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और सच कहूँ तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो इंसान वैसे भी तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था, वो घटिया इंसान था जिसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। ये सुनकर अनु ने हैरानी के साथ कहा, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे पता है कि तुम्हारा उसके साथ रिलेशन अच्छा नहीं था, पर ऐसे उसके बारे में तुम नहीं बात कर सकती। ये सुनकर जन्नत ने कहा,
सॉरी अनु, मैंने तुमसे बताया नहीं, पर तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने लास्ट नाइट मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। ऑलमोस्ट वो मेरा रेप करना चाहता था, अगर उस वक्त मुझे ध्यान नहीं आता तो। ये कहते कहते वो रुक गई और उसके दिमाग में फिर से वही सारे पल आने लगे जो उसके लिए बहुत डरावने थे। और वही अनु ने जब ये सब कुछ सुना तो उसके होश उड़ गए और वो तुरंत बोली, क्या? ये क्या कह रही हो तुम? क्या सच में उसने ऐसा किया था? इसके जवाब में जन्नत ने कहा, तुम्हें तो पता है कि मैं तुमसे कभी कुछ भी झूठ नहीं बोलती। आई थिंक मुझे तुम्हें प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर दूसरे ही पल अनु ने अपने सिर पर हाथ रखकर कहा, ओह गॉड, क्या वो इतना घटिया इंसान था? मैं उससे प्यार करती थी और कल रात तो मैं उसे खुद को देने वाली थी। सच में जो होता है अच्छे के लिए होता है। थैंक्स टू गॉड कि मैंने कल उसे खुद को नहीं दिया और उसके साथ ये सब कुछ हुआ, पर मैंने उससे प्यार किया था, इसलिए उसकी मौत से मुझे तकलीफ हो रही है। पर तुम्हारी बात सुनकर अब तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल सही हुआ उसके साथ। इनफैक्ट उसे तो और भी ज्यादा टॉर्चर करना चाहिए था। किसी लड़की का रेप करने के लिए टॉर्चर का नाम सुनते ही एक बार फिर से जन्नत के दिमाग में वो पल आने लगा जब रिधान ने उसके साथ इतना भयानक टॉर्चर किया था। वो सब कुछ सोचते ही जन्नत ने डरते हुए कहा, अब हम इस बारे में बात नहीं करते हैं। मुझे वो सब कुछ सोचकर ही डर लगता है। चलो घर चलते हैं। ये सुनकर फिर अनु ने भी अपना सिर हिलाया। इसके बाद वो आगे जाने लगी और तभी अचानक से उसे कुछ याद आया और वो तुरंत नासमझी में बोली, तुमने अभी रिधान का नाम लिया, ये रिधान कौन है? रिधान का जिक्र सुनते ही जन्नत के चलते कदम रुक गए और वो दूसरे ही पल हिचकिचाते हुए बोली, मैंने कब नाम लिया? तुम्हें शायद गलत सुनाई दिया। ये कहकर वो तुरंत टैक्सी की तरफ जाने लगी, लेकिन अनु ने मुंह बनाकर कहा, पर मैंने सच में सुना कि तुमने रिधान का नाम लिया। वैभव का तो मुझे समझ आता है, पर रिधान कौन है? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। जन्नत टैक्सी में बैठते हुए बोली, बारिश होने वाली है, जल्दी आओ, अभी घर जाना है। ये सुनकर अनु टैक्सी में आए और टैक्सी वहां से निकल गई। देखते देखते शाम हो गई थी। शाम के वक्त अनु ने जन्नत को रेडी किया। तभी जन्नत ने खुद को मिरर में देखकर हड़बड़ी के साथ बोली, अभी तुम्हें नहीं लगता कि तुमने कुछ ज्यादा मेरा मेकअप कर दिया? मैं ऐसे कैसे जाऊंगी? मुझे बहुत शर्म आ रही है। इसके जवाब में अनु ने उसे घूरते हुए कहा, तुम इस रेड स्लिम ड्रेस में कयामत लग रही हो। और वैभव जो तुम्हारे दोस्त हैं, अगर वो तुम्हें ऐसे देखेंगे तो उनका जरूर ईमान बदल जाएगा और वो शायद आज तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज ना कर दे। ये सुनते ही जन्नत अपनी बड़ी बड़ी आंखें बाहर निकालते हुए बोली, क्या? ये तुम क्या कह रही हो? मैं इतनी भी खूबसूरत नहीं हूँ। ये कहकर वो खुद को देखने लगी। उसने एक रेड स्लिम ड्रेस पहन रखा था जिसके थाइस में कट था। उसके बालों को अनु ने कली कर दिया था और उसने उसका मेकअप किया था जिसमें वो वाकई किसी डॉल की तरह लग रही थी। तभी फिर जन्नत का फोन बजने लगा। कॉलिंग की आवाज को सुनकर अनु ने कहा, जरूर वैभव का कॉल होगा, वो नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, अब जल्दी जाओ और अच्छे से एंजॉय करना। जन्नत ये सुनकर अपना फोन उठाए और बाहर जाते हुए बोली, तुम अपना ख्याल रखना और उस घटिया इंसान के बारे में मत सोचना। तुम कोई सीरीज ही देख लो, बाय बाय, मैं जल्दी आऊंगी। ये सुनकर अनु ने स्माइल के साथ अपना सिर हिला दिया, जिसके बाद जन्नत वहां से नीचे आई। नीचे अपार्टमेंट के बाहर वैभव कार लेकर खड़ा था। जन्नत सीधे कार में आए और वैभव ने जैसे ही उसे देखा वो एक पल के लिए उसे देखता रह गया। जन्नत अपने बालों को इस वक्त ठीक कर रही थी और वो उसे ठीक करते हुए मुंह बनाकर बोली, मैं अनु की जान ले लूंगी। इस लड़की ने पता नहीं कैसे अजीब ड्रेस पहना दी और इतना अजीब मेकअप भी कर दिया। ये कहते हुए उसने वैभव को देखा और बोली, मैं फनी तो नहीं लग रही हूं ना? लेकिन वैभव तो उसे बस देखे ही जा रहा था। तभी जन्नत ने फिर से कहा, वैभव क्या मैं कार्टून लग रही हूं? क्या मेरे लिपस्टिक का शेड ज्यादा हो गया है या फिर मेरे फाउंडेशन का? आई थिंक ये ड्रेस ही काफी रिवीलिंग है, क्या मैं इसे चेंज कर दूं? पर वैभव अभी भी उसे सिर्फ देख ही जा रहा था। जन्नत को समझ नहीं आया कि वैभव ने कुछ कह क्यों नहीं रहा था। तभी उसने अपने हाथों को ऊपर उठाया और वैभव के चेहरे की तरफ घुमाते हुए बोली, ओके, आप होश में है या नहीं? तभी वैभव अपने होश में आया और जल्दबाजी के साथ बोला, ओ आई एम सॉरी, तुमने कुछ कहा, मैं सुन नहीं पाया। ये सुनकर जन्नत ने मुंह बनाकर कहा, मैंने 2 बार आपसे कहा और आपको सुनाई भी नहीं दिया। कोई बात नहीं, चलिए पार्टी में चलते हैं, वैसे भी मैं लेट कर दिया है। तभी वैभव एकदम से उसके करीब आ गया। जन्नत का दिल एक पल के लिए जोरों से धड़क उठा और वो तुरंत कसकर सिद को पकड़ ली। वैभव और उसके चेहरे के बीच सिर्फ 2 इंच का फासला था। जन्नत अपनी बड़ी बड़ी पलकें लगातार झपकाते हुए वैभव को देख रही थी और वैभव भी उसे बस घूरे जा रहा था।
तभी जन्नत ने हकलाते हुए धीरे से कहा, वैभव, वो मैं। तभी अचानक से उसे सीट बेल्ट लगाने की आवाज आई, जिसे सुनते ही उसका चेहरा लाल हो गया और वो तुरंत अपनी नज़र चुराते हुए बोली, ये मुझे क्या हो गया था? मेरा दिल ऐसे अजीब तरह से क्यों धड़कने लगा? तभी वैभव वापस सीट पर बैठकर बोला, क्या कह रही थी तुम? जन्नत बिना वैभव से नज़र मिलाए बोली, कुछ नहीं, जल्दी चलिए। ये सुनकर वैभव मुस्कुरा दिया और कार स्टार्ट करते हुए बोला, बाय द वे, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये सुनकर जन्नत का दिल फिर से धड़कने लगा। उसके करीब आने से पता नहीं उसे कैसी फीलिंग आ रही थी, पर उसे वो अच्छा लग रहा था, जिस वजह से उसने सिर्फ अपना सिर हिलाया और विंडो से बाहर देखने लगी। वैभव कार लेकर वहां से निकल गया। कुछ ही देर में कार एक 7 स्टार ग्रैंड होटल के बाहर आकर रुकी। वैभव कार से बाहर निकला और उसने जन्नत की तरफ का गेट खोला। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो जन्नत उसके हाथ को पकड़कर अपनी ड्रेस संभालते हुए बाहर निकली। वैभव उसे अंदर ले जाते हुए बोला, वहां तुम्हारा कुछ ऐसे लोगों से सामना होगा जिन्हें देखकर तुम्हें खुद को कंट्रोल करना होगा, तभी समझ आएगा कि तुम असलियत में अब बदल चुकी हो। जन्नत को कुछ समझ नहीं आया। वो नासमझी में बोली, मतलब आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसके जवाब में वैभव ने कहा, क्योंकि इस पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे तुम मिलने वाली हो और शायद मैं चाहकर भी रोक नहीं पाऊंगा। जन्नत को कुछ समझ नहीं आया कि वैभव आखिर कहना क्या चाहता था, इसलिए वो बस चुपचाप अपना सिर हिला दी और वैभव उसे लेकर अंदर की तरफ बढ़ा। इधर पार्टी हॉल में कई सारे स्टार, सेलिब्रिटीज, बिजनेस टाइकून और हर तरह के फील्ड के लोग मौजूद थे। इस वक्त पार्टी का होस्ट तन्मय और भावना के साथ ड्रिंक कर रहा था। तभी उसने मुस्कुरा कर कहा, बाय द वे तन्मय, तुम्हारा बेटा कब तक आएगा? मैं तो सबसे ज्यादा उसका इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से वो हर एक प्रोजेक्ट में सक्सेस पा रहा है, सभी उसके साथ काम करना चाहते हैं। कुछ लोगों ने तो मुझे इसके बारे में बहुत बार पूछा है। ये सुनकर तन्मय भी गेट की तरफ देखते हुए बोला, मैं भी उसका इंतजार कर रहा हूँ। पता नहीं वो कब तक आएगा, लेकिन वो आएगा जरूर। ये सुनकर होस्ट मुस्कुराया और फिर तभी पीछे से एक लड़की की बेहद प्यारी आवाज आई, हेलो अंकल, आंटी। इस आवाज को सुनते ही भावना और तन्मय दोनों ही पीछे मुड़े, जहां पर एक ब्लैक कलर के स्लिम आउटफिट में एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी। उस लड़की का छोटा सा चेहरा और खूबसूरत आंखें थी और उसके चेहरे पर स्माइल थी। उस लड़की को देखते ही भावना ने कहा, तुम ईशानी हो ना? ईशानी ये सुनकर मुस्कुरा कर बोली, तो आपको मेरे बारे में पता है? इसके जवाब में भावना आगे आते हुए बोली, बेटा तुम तो वाकई फोटो से ज्यादा हकीकत में खूबसूरत हो। तभी तन्मय ने भी कहा, बेटा तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ नहीं आए? तभी पीछे से आवाज आई, तो तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी बेटी को अकेले भेज दूंगा? उस आवाज को सुनकर तन्मय ने पीछे देखा तो रितेश वहां खड़े थे। रितेश को देखकर तन्मय ने मुस्कुराकर कहा, थैंक गॉड तुम भी आए हो, वरना मुझे लगा शायद तुमने अपनी बेटी को ही अकेले भेज दिया। जिसके बाद वो दोनों ड्रिंक करने लगे और इधर भावना ईशानी से बात करने लगी। पर तभी अचानक से भावना का दिल बेचैन होने लगा। तभी उसने खुद से कहा, ऐसी अजीब सी बेचैनी, और वो भी अचानक से। उसने अभी ये कहा था कि तभी उसकी नज़र अचानक से गेट पर चली गई और गेट से अंदर आ रही उस लड़की को देखते ही भावना के हाथ में मौजूद वो वाइन की ग्लास छूटकर नीचे गिर गई और वो शॉक्ड होकर बोली, जन्नत। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में।